एंथैल्पी चेंज। ओके, सो या एनर्जेटिक केमिकल एनर्जेटिक्स कह रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स। जी, कुछ पहले एएस वाले बताएं मुझे, पहले डेल्टा। HR। तो डेल्टा एच पहला क्या था? आर। ओके, कैसे डिफाइन किया था? Change given about एनर्जी चेंज व्हेन व्हेन what गिवन अमाउंट ऑफ, कोई तो वो बड़ा होगा। तो ये ठीक है। ओके, सो एनर्जी चेंज व्हेन गिवन गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या गिवन अमाउंट ऑफ reactants form products under एसटीपी, वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये खाली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। जी, दूसरा क्या था? फॉर्मेशन। डेल्टा एच एफ बताएं। energy released when one form of substance formed from concentrated elements addressing When one mole of substance substance is formed from its constituent elements under STP। ओके, आगे डेल्टा एच सी था। जी, वो क्या था? energy released when one form of substance हाँ reacts with excess O2 under acidity. हाँ, reacts With excess O2 under excess oxygen, excess O2 under STP। ओके, delta H न्यू। ओके, energy change when one mole of H2O is formed as a result of acid reflux. ठीक है। वन मोल ऑफ H2O is formed as a result of acid base reaction under STP। ठीक है। अब आइए डेल्टा एच। हाँ, डेल्टा एच आई ई कर लें, या इसको आप सिर्फ आई ई भी लिख दें तब भी खैर। इसको आप सिर्फ आई डॉट ई लिख दें। तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हाँ, इसका बताएं जरा। Energy used when one mole of gaseous atoms When one mole of gaseous one lose one electron each one mole of gaseous one to form one mole of gaseous, one plus plus ions under STP। हाँ, और ऐसे अंडर एसटीपी। हाँ, अंडर एसटीपी इसमें है नहीं। ठीक है। ओके, एनीवेज आप आयनाइजेशन एनर्जी तक पहुंच गए। अब आइए जरा A2 का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को आप यूं भी समझ सकते हैं, डेल्टा एच डेल्टा एच लैट एल ए डबल टी। ठीक है, डेल्टा एच ए लैट हो गया, तो मैं
स्मॉल एल के साथ भी लिख सकता हूँ। सो डेल्टा एच लैट ये क्या है? हाँ, लैटिस लैटिस किसका होता है? लैटिस कौन बनाता है? मेटल, हाँ ओके। मेटल का लैटिस होता है, तो यानी मेटल के लैटिस में क्या चीज लैटिस बना रहे होते हैं? लैटिस इलेक्ट्रॉन का है, यानी स्केलेटन किसका है? लैटिस इज अ स्केलेटन। स्केलेटन कौन बना रहा है? मेटल्स के अंदर स्केलेटन कौन बना रहा है? पूरा स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूविंग है, सी है, दरिया है, फ्लो कर रहा है। दी अदर थिंग इज नॉट फ्लोइंग, जो स्ट्रक्चर है वो फ्लो नहीं कर रहा। तो स्ट्रक्चर की कौन बना रहा है? एलिमेंट का लुक एट द वर्ड। आयंस। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन चलेगा? नहीं मेटल है तो मेटल का आयन है। मेटल कैटायन टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। मेटल कैटायन होगा तो लैटिस कौन बना रहा है? मेटल कैटायन बना रहा है। अच्छा चलें। जी। आ, लेकिन खैर दैट इज नॉट मेंट इन हियर, यहाँ पे आप जी आयोनिक लैटिस। तो आयोनिक लैटिस कौन बनाता है? हाँ जी, जो कैटायन एंड एनायन टुगेदर है, ठीक है, तो दोनों मिलके बनाते हैं। अब उनका जो भी आपस में रेशो हो, यानी अगर NaCl इसमें 1:1 का रेशो है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3D स्ट्रक्चर कैसा है, मैं खाली बता रहा हूं कि एवरी सोडियम इज कनेक्टेड टू एवरी क्लोराइड, मतलब एवरी वन सोडियम कनेक्टेड टू वन क्लोराइड। और वो 3D में कैसा नजर आता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, केमिस्ट्री का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। सो लैटिस एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ, और लैटिस कहते हैं ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। केमिकल एनर्जेटिक्स। टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, प्रोड्यूसिंग या हम्म, असल में एनर्जी आप दोनों सिनेरियो से देख सकते हैं। अगर आपने ब्रेक करना है तो प्रोड्यूसिंग गैसियस आयंस, या यूं कह रहे हैं प्रोड्यूसिंग इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ठीक है, बट आई थिंक जो पेपर में ज्यादा यूज होगा वो इसका ऑपोजिट यूज होगा, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा कि गैसियस साइंस से आपने स्टार्ट किया और उनको जोड़ा, जोड़ के लैटिस बना लिया, तो अब एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी लैटिस एनर्जी ही है, मतलब वो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट लैटिस एनर्जी। तो लैटिस को बनाना, लैटिस को तोड़ना, दोनों की अमाउंट को हम लैटिस एनर्जी ही कहेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द बुक सेज। When ions combine to form an ionic solid, there is a huge release of energy. The reaction is highly exothermic. तो वो इसको उल्टी सेंस में देखें, वो कह रहे हैं कि जब आप आयंस को जोड़ते हैं, when you connect them together, energy is released. The energy given out when ions of opposite charges come together to form a crystalline lattice
इज कॉल्ड अ लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा रीफ्रेज करते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन gaseous ions combine to form 1 mole of an ionic lattice under STP। ये हो गया डेल्टा एच लैट। ठीक है, तो आइए, 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट वाली साइड पे जाएगा। अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ब्रोकन, वहां पे रिएक्टेंट वाली साइड पे जाएगा। ओके, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वो एसटीपी हो गया। इसकी जरा मिसाल देख लें यहाँ पे। ये देख लें मिसाल क्या है। NaCl है ना, इसको तो आप पहचानते हैं, बचपन से पहचानते हैं। तो NaCl को बनाने के लिए आपको कौन से आयन चाहिए? Na+ चाहिए और क्लोराइड आयन चाहिए, Cl-। ठीक है, लेकिन जो नया एस्पेक्ट है जो आपने पहले नहीं सोचा होगा, वो ये कि आप Na+ जो आयन है उसको गैसियस फॉर्म में आपको चाहिए। Na+ शुड बी इन द गैसियस स्टेट। इसी तरह Cl- भी आपके पास गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब जाके आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ वो लैटिस एनर्जी मिलेगा ऑफ NaCl, या लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब नोटिस करें कि यहाँ पे डेल्टा एच लैट को माइनस में शो किया हुआ है, विच मीन्स कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, NaCl ब्रोकन इनटू Na+ एंड Cl- गैस, तो यही एनर्जी पॉजिटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो इतनी ही एनर्जी आपको चाहिए होगी टू ब्रेक इट डाउन। खैर, सो दिस वाज लैटिस एनर्जी, या लैटिस एंथैल्पी भी कह सकते हैं। अब आइए दूसरा, MgCl2 में, ये MgCl2 गलत जगह लिखा हुआ है, MgCl2 नीचे लिखा होना चाहिए। MgCl2 सॉलिड, इसके अंदर कौन से आयन यूज हो रहे हैं? क्लोराइड आयन क्या है? Cl-, और मैग्नीशियम आयन क्या है? Mg2+ है। ठीक है, तो इसका जो भी इक्वेशन बनेगी, इसके अंदर Cl- 2 बार आएगा, यानी 2Cl- आएगा। समझ आ रही है ना बात? तो इसको मिला के क्या बनेगा? MgCl2 1 मोल, 1 मोल बनेगा। और इसका जो भी डेल्टा एच लैट होगा वो स्टैंडर्ड लैटिस एनर्जी होगी MgCl2। सही है, आई थिंक दिस इज क्लियर इनफ, है ना? तो अब इसके अंदर क्या हमने बात नोट करनी है कि गैसियस आयंस होंगे तो फिर वो आयनिक सॉलिड के बनने से हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, कि गैसियस आयंस होने चाहिए। नंबर 2, इट हैज टू बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एक्सो है। ठीक है, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, जिसका मतलब है कि हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी को जिस डायरेक्शन में देखा जा रहा है। तो लेट्स बेसिकली रिमूव दिस पार्ट, इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। द एनर्जी रिलीज व्हेन gaseous ions combine to form 1 mole of an ionic compound under STP, always exo सर। चलो, इजी हो गया, आपको दूसरी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो दैट वुड बी लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अब एंथैल्पी और एनर्जी के दरमियान भी मैंने आपको फर्क बताया था। तो लेकिन ये दोनों यूज होते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर, दोनों ये टर्म्स यूज होती हैं। अच्छा, अब द लार्ज, ये भी नोट करें, लार्ज एक्सोथर्मिक वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी शोज दैट द आयोनिक लैटिस इज वेरी स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स गैसियस आयंस। गैसियस आयंस स्टेबल नहीं है, जो आयोनिक कंपाउंड है, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, वो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी बाद में ज्यादा हो रही है, पहले कम थी, पहले इनस्टेबिलिटी ज्यादा थी, इस वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सर जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, या वो ज्यादा एनर्जेटिकली स्टेबल होगा। ठीक ठीक है, है। अच्छा। दूसरा एक बात समझे, जिस ये बिल्डअप हो रहा है, हम मुकदमा बना रहे हैं फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन आगे। आगे हमने पूरे एक टूल बनाना है या एक मेथड डिवाइस करना है कि हम लैटिस एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं।
तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द लैटिस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड बाय अ सिंगल डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। ये प्रॉब्लम, एक एक्सपेरिमेंट में आप डायरेक्टली लैटिस एनर्जी निकाल नहीं सकते। और उसकी एक बड़ी वजह क्या है, अभी आपने देख लिया बड़ी वजह क्या है। बड़ी वजह क्या है? ये गैसीय साइंस कहां से लाएंगे? elemental shape में different हाँ, एलिमेंटल स्टेट में जाना, सॉलिड है, सोडियम भी सॉलिड है। चले मैक्सिमम आप उसको जो है ना मेल्ट कर लेंगे, लिक्विड बना लेंगे, लेकिन नंबर वन पहले तो आयन में लेके जाना, और नंबर टू गैसीय आयन, तो इसको हैंडल करना इंतहाई मुश्किल है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लैटिस एनर्जी निकाल नहीं सकते। इस वजह से यू नीड अ मेथड, यू नीड अ मेथड टू कम अप विद द वैल्यू फॉर दिस लैटिस एनर्जी। ठीक है, उसके लिए जो मेथड है उसको हम कहते हैं बॉर्न हार्बर साइकिल। बॉर्न हार्बर साइकिल, ये हार्बर का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, कहां पे? हाँ, हार्बर प्रोसेस। ठीक है, फ्रिट्ज हार्बर है मेरा ख्याल। तो ये बॉर्न हार्बर साइकिल ने एक और, यानी हार्बर ने दो सोल्यूशन दे दिए जो हम ओए लेवल के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। एक तो हार्बर प्रोसेस में अमोनिया बनाना सिखा दिया उसने, नंबर टू लैटिस एनर्जी निकालना सिखा दिया जो आप ए टू में पढ़। ठीक है, सो अब किस तरह से बॉन्ड हार्बर साइकिल बनेगा, लैटिस एनर्जी कैसे इनडायरेक्टली मालूम होगी? अब ये इनडायरेक्टली वाला मसला भी समझे। आपने एएस के अंदर एक चीज पढ़ी थी, हेसेस लॉ पढ़ा था। हेसेस लॉ में ये था, अगर आप बताना चाहें बताएं क्या था उसमें। all of the reactions products but they have the pathways for पाथवे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक डायरेक्ट पाथवे भी हो सकता है, और डायरेक्ट पाथवे में जो भी एनर्जी चेंज होगी वो इनडायरेक्ट पाथवे में भी ओवरऑल एनर्जी चेंज वही होगी। इनडायरेक्ट पाथवे में कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगी वो सेम होगी। तो आप पाथ जो भी ले लें, जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो सेम रहती है। ठीक है, एक सेकंड मैं जरा इनको गाइड कर दूं। राइट, अब हमें दो मजीद एंथैल्पी चेंजेस को अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये देख लें, लैटिस एनर्जी इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था ना पॉजिटिव वाला, उसको आप एनर्जी कहेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेक डाउन, ये तो वो बिल्ड अप है ना। खैर चलें आगे चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये मिलेगा? अच्छा जी, अम, अब आइए हम जरा दो मजीद इंथैल्पी चेंजेस के बारे में बात कर लें। एक है इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच ए टी, डेल्टा एच ए टी, जरा मैं आपके साथ ही यहां पे लिख दूं, डेल्टा एच ए टी। ये दिस इज डेल्टा चेंज, सॉरी, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ये कैसे डिफाइन होगा? एटमाइज करना, व्हाट डज दैट मीन इन योर ओपिनियन? एटम बनाना। हाँ, I don't know. हाँ, सो किसको एटम बना रहे होंगे? एलिमेंट्स, solids. एलिमेंट्स को ग्राउंड स्टेट में, जो भी उसकी ग्राउंड स्टेट है, कुछ भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी है, एलिमेंट इन देयर ग्राउंड स्टेट को आप एटम बना रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है एटम बना रहे हैं? देखें, एलिमेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल में एटम तो नहीं है। थिंक अबाउट इट, सोडियम मेटल जो आपके हाथ में आएगा वो एटम है? वो एटम तो नहीं, वो तो लैटिस है, मेटल लैटिस है ना, और सॉलिड है। तो उसका एटम होने का मतलब क्या है? यानी एटम का अलग होने का। हाँ मतलब इमेजिन एक एटम, एक, वही सॉलिड बनता कब है? जब बहुत सारे एटम्स आपस में बहुत करीब करीब आके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब जाके एक सॉलिड बनता है। अगर एक एटम अकेला बना है कहीं पे, वो है ही गैस, वो ऑटोमेटिक गैस हो गई ना। वो एक पॉइंट, पॉइंट को आप गैस ही कह सकते हैं। पता नहीं अगर कुछ कह भी सकते हैं कि नहीं, वो एक एटम को आप कुछ भी नहीं कह सकते बेसिकली, ना गैस कहेंगे ना गैस, तो फिर भी मतलब उसकी कोई ना कोई तो शक्ल होती है, मतलब
the gas is still moving, it can move and you can see कि एक काला धुआं है या पर्पल फ्यूम्स हैं या ब्राउन फ्यूम्स हैं, that would be gas and it still contains lots of atoms. Even जो नियॉन गैस है या आर्गॉन गैस है, नोबल गैसेज हैं, वी नो कि वो मोर एटॉमिक गैसेज हैं, बट उनकी भी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज तो होती है ना, which is why they stick together for a while, which is what allows us to watch them as a single gas. अगर हमें नजर ही ना आता तो फिर तो वो एयर की तरह होता, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंट कोई आइडेंटिटी नहीं है. यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर गैस. सो एक पॉइंट, एक एटम, उसको गैस के अलावा पता नहीं गैस भी कहना एक्यूरेट है कि नहीं, लेकिन अगर तीनों से चूज करना पड़े, एक एटम सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो आप क्या चूज करें? हैज टू बी अ गैस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही इतने. खैर वापस आ जाते हैं. एटमाइज करना, आप किसी भी एलिमेंट को उसके ग्राउंड स्टेट में उठाते हैं और उठा के उसका एक एटम अलग कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन. अच्छा, अब अगर आप मेटल वाली साइड पे आए, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, राइट? अगर आप मेटल वाली साइड पे आए तो एटमाइज करने के लिए आपको लैटिस ब्रेक करना पड़ेगा, मेटालिक लैटिस. और अगर आप नॉन मेटल वाली साइड से आए तो आपको कोवलेंट बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, है ना? यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी तोड़नी पड़ेंगी और कोवलेंट बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे. तो फॉर एग्जांपल आपने क्लोरीन को एटमाइज करना है, तो क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करती है? गैस और फॉर्मूला Cl2. सही है उमैद, फॉलो कर रहे? यस सर. सो क्लोरीन जो है वो ग्राउंड स्टेट में Cl2 के तौर पे एग्जिस्ट करती है, Cl बॉन्डेड टू Cl. तो अगर आपने उसको एटमाइज करना है तो वो तोड़ना पड़ेगा ताकि वो Cl गैस बन जाए, नॉट Cl2, Cl गैस बन जाए. समझे? एक एटम वाली गैस बन जाए. और आपको पता है कि Cl रेडिकल है, मतलब Cl बाय इटसेल्फ एक रेडिकल है, क्योंकि उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. बात समझे? तो ये बेसिकली क्रिएटिंग अ रेडिकल, राइट? सो लुक एट दिस. यही जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो आपके सामने लिखी हुई है. लिथियम सॉलिड विच इज इट्स एलिमेंटल स्टेट, ग्राउंड स्टेट, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया Li गैस में. तो दैट इज द होल चेंज. अब आइए नीचे, Cl2 गैस को आपने चेंज कर दिया Cl गैस में. समझे? अब कोई भी चीज हो ऐसी, N2 हो, O2 हो, या कोई और कॉम्प्लेक्स चीज हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था S8, सल्फर S8, इसी तरह आपने P4 पढ़ा था, P4, तो उसको आपने P में कन्वर्ट करना है, S8 को S में कन्वर्ट करना है, राइट? ऑल ऑफ दोज आर एटमाइजेशंस, राइट? ओके. सो एलिमेंट को पकड़ा अपने ग्राउंड स्टेट में और उसको कन्वर्ट कर दिया गैसियस आयन के अंदर, सॉरी गैसियस एटम के अंदर, गैसियस एटम के अंदर. दिस इज नोन एज एटमाइजेशन. ठीक है? सो बाय द वे, एटमाइजेशन एक्सो होनी चाहिए, एंडो? वाई? एंडो वाई? सर, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो बॉन्ड्स ब्रेक करे. तो एनर्जी चाहिए होगी, तो एंडो हो गया अगर एनर्जी चाहिए होगी, है? stored energy release. बॉन्ड तोड़ने के लिए बायो में फंसे हैं आपको, बायो लेते भी नहीं है. बायो में फंस गए. और वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि बायो इनकम्प्लीट आर्गुमेंट देता है कि वो फॉस्फेट को तोड़ दिया, तो फॉस्फेट को तोड़ दिया तो आगे आगे भी तो कुछ बन रहा है, वो फॉस्फोरिक एसिड भी बन रहा है, H2O के साथ बॉन्ड बना लेता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो तब जाके वो पूरी चीज नहीं समझाते कि हाँ उसके बाद बॉन्ड बनेगा, वो सीधा सीधा कहते हैं भाई तोड़ा तो एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है? तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए या एनर्जी, यानी टू ब्रेक बॉन्ड्स व्हाट डू यू नीड? यू नीड एनर्जी, राइट? सो एटमाइज करने के लिए यू नीड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, राइट? वेदर इट इज कोवलेंट और मेटालिक लैटिस. So when you're breaking that,
एनर्जी शुड बी यूज्ड, राइट? तो क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड टू टू कन्वर्ट कर लें या टू फॉर्म 1 मोल ऑफ gaseous atoms their elements from their elements in their ground state. ठीक है, अंडर एसटीपी. ओके, लेट्स गो बैक. अच्छा, ये क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज एंडो. चलें, ऑलवेज एंडोथर्मिक. ये हो गया एटमाइजेशन. अब जरा एटमाइजेशन के बाद मुझे बताएं, आयोनाइजेशन एनर्जी को इसके साथ रिलेट करें. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अच्छा अच्छा, यहां से शुरू करते हैं, ट्रेल ऑफ थॉट को फॉलो करें. एटमाइजेशन में बना क्या? गैसियस एटम. अब इस गैसियस एटम को पकड़ के रखें. आयनाइजेशन एनर्जी में यूज क्या हुआ? गैसियस एटम यूज हुआ है, राइट? एटमाइजेशन में गैसियस एटम बना. आयनाइजेशन एनर्जी में गैसियस एटम यूज हुआ, यानी रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट क्या बनाया? गैसियस आयन बनाया. ठीक है, इस ट्रेल ऑफ थॉट को लूज नहीं करना. सो एटमाइजेशन क्या है? एलिमेंट को उठाया, ग्राउंड स्टेट से गैसियस एटम बना दिया. एटमाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है? आयनाइजेशन. आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में क्या है? गैसियस एटम उठाया, आयनाइज कर दिया, आयन बना दिया. लेकिन मसला क्या है? आयनाइजेशन इज ओनली, उसके अंदर कौन सा आयन बना रहे हैं आप? पॉजिटिव आयन बना रहे हैं. तो अब एक और इंथैल्पी चेंज है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी की बहन है. सही, वो नेगेटिव आयन बनाएगा. तो शुरू कहां से करेगा? गैसियस एटम से. सही है. सो लिखवाएं, क्या लिखूं? द एनर्जी. हाँ चले, इसके बारे में भी सोच लें कि अब अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने देखनी, नेगेटिव आयन बनाना है, नेगेटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना है उसमें या निकालना है? गेन कर रहा है, यानी कोई चीज ऐड हो रही है, एनर्जी रिलीज होगी. सही है. सो क्या लिखूं? द एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous atoms gain 1 electron each to form 1 mole of gaseous 1 minus ions. समझ आ गई? इसको भी आप वो अंडर एसटीपी वगैरह देख लें अगर जरूरत पड़े तो. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. मेरा ख्याल है अगर आप एग्जाम में कहीं पे ऐसी जगह पे अंडर एसटीपी लिख दिया जहां पे नहीं जरूरत थी तो वो इग्नोर कर देंगे. ठीक है, काटेंगे नहीं. तो चले खैर. सो ये हो गई एनर्जी रिलीज. हो गए. दिस वाज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो वंस अगेन ट्रेल ऑफ थॉट को फॉलो करें. हम शुरू हुए एलिमेंटल स्टेट. एलिमेंटल स्टेट से हमने उसको गैसियस एटम बनाया. इस प्रोसेस का क्या नाम है? एटमाइजेशन. ठीक है, और इसमें जो एनर्जी यूज हुई इसको डेल्टा एच ए टी हो गया वो एटमाइजेशन एनर्जी. उसके बाद हमने उसको +1 बनाया, इसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी. उसको -1 बनाया, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. अफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत. हाँ, तो इसको इलेक्ट्रॉन से कितनी मोहब्बत? ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो वैल्यू बताएगी, यानी उसकी जो भी वैल्यू निकलेगी, एक्सोथर्मिक वैल्यू होगी, माइनस में होगी, जो भी वैल्यू होगी वो बताएगी कि ये इलेक्ट्रॉन को कितना जोर से खींच रहा है. हाँ, हाउ मच एनर्जी इट रिलीजेस
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड ऑन टू इट। तो वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करने के लिए तैयार है, ठीक है। सो लेकिन देयर इज वन लिटिल प्रॉब्लम। आयनाइजेशन एनर्जी में जब पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था यानी रिमूव होता था, तो एंड था ना, वो एनर्जी यूज होती है निकालने के लिए। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता था तब भी एंडो था, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता तब भी एंडो है। मतलब आप, और जब आप शेल उड़ा देते हैं तो अगले शेल वाला इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए बहुत बड़ी जंप लगती है एनर्जी। समझ रहे? वो मैथ फॉलो करें। जी सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, यानी एक्सो प्रोसेस है ये। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होता है? हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लगती है, रिलीज नहीं होती, एनर्जी यूज होती है, वो गेन करता है एनर्जी, यानी एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि कोई भी चीज ऐड करने के लिए, ऐड करने से तो एनर्जी रिलीज होती है, बट इशू ये है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में खर्चा बहुत लगा है। यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको मूव करना पड़ता है। हाँ, रिपल्शन बहुत है। जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आने से मना करते हैं, जो भी रिपेल करते हैं। रिपल्शन फेस करता है नया इलेक्ट्रॉन, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यूनिट एनर्जी। तो इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या EA2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑनवर्ड्स इट बिकम्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। So the first. हाँ, फर्स्ट इज एक्सो, ठीक है। सो यहां पे नोट कर लें जी, EA1 is exothermic, EA2 onwards is endothermic due to the repulsion faced by the incoming electron from the outer shell electrons। बात हो जाएगा। ओके, आई थिंक इतना काफी है। आपसे जो है ना जरा छोटे मोटे सवाल करा लेते हैं, उसके बाद आज के लिए इसको हम रोक देते हैं। हाँ, ट्रेंड्स इन EA हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए जरा कुछ मुझे सवाल करके दे दें। मुझे ये सवाल करते हैं जल्दी से। हाँ, पहला तो चले आप जुबानी बता दें, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? 1 ATM thing. 101. 1 ATM। अच्छा, 1 ATM है। हाँ, आप किलो पास्कल में बताना चाह रहे हैं? 1 ATM 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और 101 क्या है? KPA, किलो पास्कल। भूल गया सारा है। हाँ जी हुमैद। Temperature 25 degrees. 20. हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 298 केल्विन, ठीक है। अब आइए, राइट इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द लैटिस एनर्जी, ये जरा लिख के मुझे दिखाएं। ये लिखे ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम सल्फाइड, इन तीनों के इक्वेशंस बनाए अपने पास। मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी, और इसी के साथ फिर मैं इसको खत्म कर रहा हूँ सेशन को। यस। So ionic inversion.